नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। मैंने लास्ट वीडियो से ही एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसका नाम था मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की कुछ कहानियां जो है वो वन बाय वन डिस्कस करने वाले थे। उम्मीद करता हूं कि आपको जो लास्ट वीडियो होगा वो पसंद आया होगा। आप तो जानते हो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अराइवल ऑफ यूरोपियंस की बात की थी, ठीक है। तो अगर आप इस चैनल में नए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियोस अगर मेरे आपको पसंद आते हैं तो आप लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं पोर्तुगीजों की। अब हम लोग ये लास्ट वीडियो में जान ही चुके थे कि भाई जो यूरोपियंस है वो किस तरीके से इंडिया में आए, और जो पहले यूरोपियन इंडिया में आए वो थे पोर्तुगीज। और वास्को द गामा का नाम हम लोगों ने देखा था कि वास्को द गामा किस तरीके से कैलिकट में आए, इंडिया में, केरला जहाँ पे आज का प्रेजेंट है वहां पे, ठीक है। अब हम लोग ये देखेंगे कि वास्को द गामा के बाद पोर्तुगीजों का किस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बना रहा और पोर्तुगीजों ने इंडिया में किस तरीके से अपना ट्रेड जो है वो जारी रखा, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कहानी को हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे जहां पे हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उसको छोड़ा था, ठीक है। तो देखो, जो वास्को द गामा है वो जब 1498 में इंडिया में आए कैलिकट में, तब मैंने आपको बताया था कि कैलिकट में एक लोकल रूलर थे जिनका नाम था जेमोरिन। उन्होंने वास्को द गामा का स्वागत किया था और वास्को द गामा करीब करीब 3 महीने इंडिया में रहे थे 1498 में, मई में जब वो पहली बार आए थे, ठीक है। उन 3 महीनों में उन्होंने बहुत कुछ एनालाइज किया कि किस तरीके से ट्रेड वगैरह यहाँ पे चलता है। और जेमोरिन जो है वो वास्को द गामा से खुश होकर जेमोरिन ने उनको बहुत सारे प्रीशियस स्टोन, सिल्क, कोमोडिटीज वगैरह दे दिए एज ए गिफ्ट, ठीक है। और वो बहुत बड़ा गिफ्ट लेके ये जो वास्को द गामा है वो वापस पोर्तुगल आ गए। और जब पोर्तुगल आके उन्होंने वो चीजें यूरोपियन मार्केट में बेची तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट वहां पे देखने को मिला और उनको पता चला कि कितना इंपॉर्टेंट है कि अगर हमारे पास डायरेक्ट सी रूट रहेगा एशिया का, इंडिया का, तो हमारा ट्रेड जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। और पोर्तुगल के जो किंग है वो भी वास्को द गामा से इंप्रेस हुए कि इन्होंने इतना अच्छा रूट जो है वो ढूंढना जिससे पोर्तुगल का जो इकोनॉमी है वो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो सी रूट है वो तो डेफिनेटली पोर्तुगल वालों ने ढूंढ लिया, है ना। और वास्को द गामा डेफिनेटली 3 महीने इंडिया में रहे और बहुत बड़ा अपने साथ कार्गो लेके वापस भी आए। लेकिन यहाँ पे आपको एक और बात समझनी है कि इंडिया में सिर्फ पोर्तुगीज लोग आए, सिर्फ अकेले वो वहां पे ट्रेड करने वाले यूरोपियंस नहीं थे। बहुत सारे जो अरब मर्चेंट्स वगैरह है वो ऑलरेडी इंडिया में जो कलिकत जगह है वहां पे उनके जहाज उतरते थे, वहां पे वो लोग ट्रेड करते थे। क्योंकि अरब मुस्लिम्स के बारे में हम लोगों ने पहले वीडियो में भी देखा था कि उन्होंने किस तरीके से सी रूट जो है वो यूरोपियंस के लिए ब्लॉक कर दिया था, और जो टर्की वाला रूट है वो भी उन्होंने ब्लॉक किया था, है ना। तो वो अपना ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ इस तरीके से करते थे। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, जब वास्को द गामा उतरे तो ये जो लोकल रूलर्स है इंडिया के और जो अरब मर्चेंट्स है उनको डेफिनेटली एक डर बैठ गया कि भाई अब तो ये कंपटीशन आ गया, पहले तो कोई नहीं था, ये तो अब कंपटीशन आएंगे तो हमारे लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा, चैलेंज होगा। ये बात उनको समझ में आने लगी, ठीक है। अब इस चैलेंज के साथ किस तरीके से पोर्तुगीज टैकल करेंगे ये बात हम लोगों को समझनी है। अब वास्को द गामा की तो बात होगी, वास्को द गामा तो वापस चले गए, ठीक है। वास्को द गामा के बाद एक और पोर्तुगीज मर्चेंट जो है वो वास्को द गामा के रूट से इंडिया में आए, जिनका नाम था पेड्रो कैब्रल, ठीक है। अब ये जो पेड्रो कैब्रल है, इनका ये सपना था कि भाई इंडिया के साथ हमारा जो ट्रेड रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए पोर्तुगीजों का, और साथ में ही ये जो अरब मर्चेंट्स है इनको भी थोड़ा बहुत हम लोग क्या करें, साइडलाइन करें, इनको थोड़ा सा बाजू हटाए, और पोर्तुगीज का ही जो मेन दबदबा है वो ट्रेड्स में होना चाहिए, ठीक है। तो ये पेड्रो कैब्रल ने क्या किया, जब ये कलिकत में उतरे तब इन्होंने 1500 साल में ये कलिकत में आए। 1498 में वास्को द गामा आए थे, 2 साल के बाद ये कैब्रल जो है वो कलिकत में आए और इन्होंने क्या किया, पोर्तुगीज की एक फैक्ट्री एस्टेब्लिश की कलिकत में, जो कि पोर्तुगीज की सबसे पहली फैक्ट्री थी इंडिया में, ओके। तो कभी कभी एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई पोर्तुगीज लोगों ने फर्स्ट फैक्ट्री अपनी कहां पे लगाई, तो कैलिकट में लगाई, इंडिया में। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, फैक्ट्री का मतलब जो हम लोग आज के प्रेजेंट डे में समझते हैं वो नहीं है। आज के प्रेजेंट डे में हम लोग क्या जानते हैं कि फैक्ट्री का मतलब जहां पे गुड्स को प्रोसेस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है। बट उस वक्त फैक्ट्री का मतलब था जहां पे गुड्स को स्टोर किया जाता है, क्योंकि उस वक्त मैन्युफैक्चरिंग वगैरह के जो कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है वो इतने डेवलप नहीं हुए थे।
तो पोर्तुगीज लोग जो भी ट्रेड करेंगे इंडिया में, तो जो भी उन्होंने ट्रेड किया है, जो भी उन्होंने गुड्स लिए हैं, वो गुड्स उनको कहीं ना कहीं तो रखने पड़ेंगे सेफ जगह पे, नहीं तो जो बाकी के लोकल रूलर्स है, अरब मर्चेंट्स है, वो उसको ले लेंगे, है ना, चोरी कर लेंगे। तो इसीलिए उनको एक सेफ जगह, वेयर हाउस चाहिए था, स्टोरेज हाउस चाहिए था रखने के लिए, और उसी को फैक्ट्री कहा जाता था। तो कैब्रल ने इस तरीके की पहली फैक्ट्री पोर्तुगीजों के लिए लगाई 1500 में, ठीक है। लेकिन ये जो लोकल रूलर्स थे और जो अरब मर्चेंट्स थे, वो इस फैक्ट्री लगाने के डिसीजन से खुश नहीं थे, क्योंकि एक तो पोर्तुगीजों ने किसी से परमिशन नहीं ली थी। अब आपको पता है कि 1500 का टाइम पीरियड है, मतलब उस वक्त इंडिया पे तो मुगल्स का रूल होगा, है ना, तो मुगल्स से तो परमिशन लेनी चाहिए, या बाकी के जो लोकल रूलर्स है उनसे भी तो परमिशन लेनी चाहिए फैक्ट्री लगाने के लिए, क्योंकि आप बाहर से आ रहे हो, है ना। तो कैब्रल वगैरह ने किसी से परमिशन ली ही नहीं, और इसकी वजह से ये जो लोकल रूलर्स थे, इनको इस फैक्ट्री से बहुत ज्यादा परेशानी हुई। ओके, इसीलिए ये जो लोकल रूलर्स थे, इन्होंने इस फैक्ट्री पे अटैक कर दिया अरब मर्चेंट्स के साथ मिलके। और उस वक्त जो फैक्ट्री को गार्ड कर रहे थे, जो कैब्रल के सिक्योरिटी गार्ड्स थे, वो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर मुठभेड़ में मारे गए। अब डेफिनेटली कैब्रल जो है वो गुस्सा होंगे कि मेरे फैक्ट्री पे बिना वजह क्यों अटैक किया, है ना। तो इसलिए कैब्रल ने क्या किया, जो अरब मर्चेंट्स या जो लोकल रूलर्स ने अटैक किया था उनके फैक्ट्री पे, उन अरब मर्चेंट्स पे अटैक किया और कैब्रल ने उनको एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर मुठभेड़ की वजह से जो जेमोरिन है वो भी थोड़े से सहम गए। जेमोरिन को लगा कि शायद मैंने गलती तो नहीं कर दी कि मैंने वास्को द गामा को इतना बड़ा गिफ्ट दिया, क्योंकि जेमोरिन ये सब जो खून खराबा है वो नहीं चाहते थे, है ना। अब इसकी वजह से जो पोर्तुगल की किंग है, जो पोर्तुगल में बैठे थे, उनको भी खबर मिलती रहती थी कि भाई यहाँ पे मुठभेड़ हो गई है इंडिया में, है ना। तो पोर्तुगल किंग ने ये सोचा कि भाई अगर कोई भी मर्चेंट हमारा इंडिया में जाता है तो उनको कुछ तो सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे अभी कैब्रल गए तो कैब्रल ने तो खुद की अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स थे वो वहां पे फैक्ट्री पे लगाए, उन्होंने पोर्तुगल के किंग से तो नहीं लिए थे, है ना। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि कैब्रल के अपने सिक्योरिटी गार्ड्स जो है वो वहां पे मर गए। इसीलिए पोर्तुगल किंग ने डिसाइड किया कि हमारा कोई तो एक आदमी ऐसा इंडिया में होना चाहिए जो पोर्तुगीज के ट्रेड को कंट्रोल करेगा, या एटलीस्ट पोर्तुगीज को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, या पोर्तुगीज की तरफ से अलग अलग रूलर से नेगोशिएशन करेगा, मुगल एम्परर से बात करेगा, इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होना चाहिए। और इसीलिए ये जो पोर्तुगल किंग है, उन्होंने गवर्नर का सिस्टम इंडिया में लागू किया। मतलब उन्होंने पोर्तुगीज का एक गवर्नर इंडिया में भेजा और गवर्नर का सिस्टम उन्होंने स्टार्ट किया। अब ये गवर्नर का काम क्या होता था, सिंपल होता था, पोर्तुगीज के ट्रेड को कंट्रोल करना, और अगर कोई रूलर ट्रेड नहीं करने दे रहा है तो उस रूलर के साथ कुछ तो नेगोशिएशंस करना, ये बेसिकली उस गवर्नर का काम होता था, ठीक है। तो पोर्तुगल किंग ने पहली बार एक आदमी को गवर्नर बना के इंडिया में भेजा, जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, ठीक है। अब इनके नाम जो है वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, बट आप डेफिनेटली रेफरेंस के लिए याद रख सकते हो। तो जो पहले पोर्तुगीज गवर्नर इंडिया में बने, जिनका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो 1505 में इंडिया में पोर्तुगीज के गवर्नर बन के आ गए, ठीक है। अब डेफिनेटली जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, उनको गवर्नर भेजा था एक मेन ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपको पोर्तुगीज की ट्रेड मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी है। अब मोनोपोली का मतलब क्या होता है, आप सभी ने ये वर्ड सुना होगा। मोनोपोली का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्पिटिटर हमारा नहीं होना चाहिए, या तो जो भी कॉम्पिटिटर है वो हमारे साथ हाथ मिला ले और हमारा सब्सिडरी बन जाए, लेकिन मेन जो ट्रेड है उसका कंट्रोल पोर्तुगीज के पास ही होना चाहिए। तो इंडिया के सराउंडिंग वाला जो इंडियन ओशियन है, वो पूरे इंडियन ओशियन का ट्रेड जो है वो हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। ये पोर्तुगल किंग ने क्लियर और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को दिए, और उन्होंने बोला कि मुझे नहीं पता आप कैसे करोगे, लेकिन इस काम के लिए मैं आपको इंडिया में भेज रहा हूँ, और आप पैसों की चिंता मत करो, आर्मी की चिंता मत करो, सब आपको पोर्तुगल का जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है वो प्रोवाइड करेगा, आप बस अपना काम करो, ठीक है। और इसी ऑब्जेक्टिव को लेके फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो है वो इंडिया में पोर्तुगीज के गवर्नर बन के आए, ठीक है। अब ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की एक विजन थी, और उस विजन का नाम था ब्लू वाटर पॉलिसी, ठीक है। अब ये कोई कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है। ब्लू वाटर पॉलिसी का सिंपल मतलब यही है कि मुझे इंडियन ओशियन का वाला जो रीजन है उस पे पोर्तुगीज की ट्रेड मोनोपोली एस्टैब्लिश करनी है। ये जो भी अरब मर्चेंट्स है सबको मुझे हटा देना है, या तो उनको मुझे अपना सब्सिडरी बना लेना है, लेकिन मेन कंट्रोल पोर्तुगीज का रखना है। ये फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का मेन विजन था, और इसीलिए उन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी जो है वो दी, और उन्होंने कहा कि मेरे बाद भी जो भी गवर्नर्स इंडिया में आएंगे वो भी इसी पॉलिसी को फॉलो करेंगे, ठीक है।
अब इसी के चलते ये जो अरब मर्चेंट्स है, इनको ये जो पोर्तुगीज का गवर्नर का सिस्टम या पोर्तुगीज के ट्रेड करने के तरीके ये पसंद नहीं आ रहे थे। इसीलिए बार बार अरब मर्चेंट्स के साथ पोर्तुगीज लोगों के बैटल्स हो रहे थे। और इसी तरीके का एक बैटल फ्रांसिस्को डी अल्मेडा का हुआ अरब मर्चेंट्स के साथ, और वो हुआ गोवा के किनारे, जहां पे आज का दमन दीव वगैरह लोकेटेड है, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ दीव। तो ये जो बैटल ऑफ दीव है वो 1509 में हुआ, और ये जो बैटल ऑफ दीव है इसमें पोर्तुगीज लोगों की विक्ट्री हो गई। मतलब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इन्होंने ये जो अरब मर्चेंट्स वगैरह है इनको हरा दिया, और इस तरीके से शुरुआत हुई पोर्तुगीज का एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया में स्ट्रांग होने की। ठीक है, अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा है, इन्होंने 4 साल तक गवर्नर का जो पोस्ट है वो इंडिया में संभाला, 1505 से लेके 1509 तक। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने अपना जो रेजिग्नेशन है वो दे दिया, क्योंकि यूजुअली उनका रूल था पोर्तुगीज लोगों का कि हम लोग 3 से 4 साल ही एक पर्टिकुलर पर्सन को गवर्नर बनाएंगे। तो इसीलिए फ्रांसिस्को डी अल्मेडा अभी रिजाइन कर दिया, और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को सेकंड जो गवर्नर है उन्होंने ज्वाइन किया, जिनका नाम था अल्फोंसो डी एल्बकर्क। ठीक है, अब इनका नाम बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, बट आप रेफरेंस के लिए याद रख सकते हो। ठीक है, तो इनको हम लोग सिर्फ एफोंसो इस तरीके से बोलेंगे, इनका एफोंसो डी एल्बकर्क ऐसा पूरा नाम था। ठीक है, अब ये जो एफोंसो है, इन्होंने फ्रांसिस्को डी अल्मेडा की ही पॉलिसी को क्या किया, कंटिन्यू किया, और धीरे धीरे इन्होंने जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है वो एक्वायर करना स्टार्ट कर दिया। उसमें से एक इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी गोवा, जो आज भी आप देख सकते हो कि गोवा में बहुत सारे अलग अलग हिस्टोरिकल चर्चेस है, बहुत सारे जो लोकल्स है उनका पोर्तुगीज की कल्चर के साथ बहुत ही क्लोज रिलेशन आपको दिखता है। तो ये बेसिकली इसी पर्टिकुलर कल्चरल कॉन्टैक्ट का नतीजा है, क्योंकि ये जो एफोंसो आए थे, इन्होंने गोवा जो है वो बहुत ही आसान तरीके से एक लोकल रूलर से कैप्चर किया, जो कि था सुल्तान ऑफ बीजापुर। बीजापुर के एक सुल्तान हुआ करते थे, उनके कंट्रोल में गोवा हुआ करता था। तो 1510 में उन्होंने गोवा बहुत इजीली उनसे जीत लिया एफोंसो ने। ठीक है, और गोवा जो है उनके कंट्रोल में आ गया, और धीरे धीरे ऐसे ही वो बाकी के टेरिटरीज जो है वो इंडिया में कंट्रोल करते चले गए। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पे एक मोटे मोटे तौर पर बात याद रखनी है कि पोर्तुगीज लोगों का मकसद इंडिया को कॉलोनी बनाने का नहीं था, बट इंडिया में उनका ट्रेड मोनोपोली हो, ये बेसिकली उनका मकसद था। मतलब मेन उनका इंटरेस्ट किस में था, ट्रेड में था। उनका जो इंटरेस्ट था वो पॉलिटिकल बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो हम लोगों को ये एक बात समझ में आती है कि पोर्तुगीज लोगों ने स्टार्टिंग में बहुत अच्छे तरीके से अपना जो ट्रेड है वो एस्टेब्लिश कर लिया था। ओके, लेकिन यहाँ पे पोर्तुगीज लोगों के सामने धीरे धीरे चैलेंजेस आने लगे जैसे जैसे समय बीतता गया, क्योंकि जो यूरोपियन पावर्स थे उनमें पोर्तुगीज ही पहले इंडिया में आए थे, लेकिन उसके बाद ये जो ट्रेड रूट था वो सीक्रेट नहीं रहा अभी, है ना। ये ब्रिटिशर्स को भी पता चल गया, फ्रेंच को भी पता चल गया, डचेस को भी पता चल गया। तो ये लोग भी क्या करने लगे, ये लोग भी इंडिया में आने लगे। ठीक है, अब प्रॉब्लम होने लगा कि जब ब्रिटिशर्स आएंगे, फ्रेंच आएंगे, तो पोर्तुगीज लोगों के लिए क्या होगा, पोर्तुगीज लोगों के लिए कंपटीशन होगा। ठीक है, अब इस तरीके का जब कंपटीशन होगा तो पोर्तुगीज लोगों के सामने अलग अलग चैलेंजेस आने लगेंगे, और धीरे धीरे फिर पोर्तुगीज का जो ट्रेड रिलेशंस है या इंडिया के ऊपर होल्ड है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, और इसका मेन रीजन होगा ब्रिटिशर्स। तो मैं आपको 3-4 रीजंस ऐसे बताता हूं जिसकी वजह से पोर्तुगीज लोगों का जो होल्ड है वो इंडिया के ऊपर से धीरे धीरे कम होने लगा आफ्टर द 1600। क्योंकि हम लोगों ने देखा है 1500 से 1600 कोई यूरोपियन इंडिया में नहीं आया था, सिर्फ पोर्तुगीज ही आए थे, और बाकी के जो छोटे मोटे डच वगैरह जो है वो आते रहते थे। ओके, लेकिन मेन राइवल्स की एंट्री हुई 1600 के करीब, दैट इज ब्रिटिशर्स। ओके, जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए तब उन्होंने बेसिकली पोर्तुगीज के साथ एक ओपन चैलेंज की लड़ाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि ब्रिटिशर्स का भी ये मकसद था कि हम लोगों को भी ट्रेड करना है ना। और जब भी 2 स्ट्रॉन्ग ट्रेडिंग बॉडीज होंगे तो उनके बीच में कंटिन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, और ब्रिटिशर्स मेन राइवल होके उभरे पोर्तुगीजों के लिए। ठीक है, तो अभी मैं आपको 3-4 रीजंस ऐसे बताता हूं जिसकी वजह से पोर्तुगीज का हम लोगों को जो होल्ड है इंडिया पे वो धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आया। खास करके 1750 के बाद हम लोग ये देखेंगे कि भाई पोर्तुगीज लोग जो है वो सिर्फ नाम के लिए इंडिया में रहते थे, अपना जो भी इंडिविजुअल ट्रेड है वो कैरी आउट करते थे, और जो भी लोकल जगह है वहां पे वो रहने लगते थे। उन्होंने कभी फिर इंडिया के पॉलिटिकल वगैरह एक्टिविटीज में इंटरफेयर नहीं किया। ठीक है, तो पहला रीजन था राइज ऑफ मराठास। अगर हम लोग देखेंगे कि 18वीं सेंचुरी के स्टार्टिंग में आपने नाम सुना होगा बाजीराव वन का। ओके, हाँ, वही बाजीराव वन जिनके ऊपर बाजीराव मस्तानी वो मूवी बनी है। ठीक है, तो बाजीराव
के टाइम पीरियड के अंदर मराठास ने बहुत बढ़िया प्रोग्रेस कर ली और उन्होंने डेफिनेटली मुगल्स को तो टक्कर दी ही, लेकिन ये जो छोटे मोटे पोर्तुगीज वगैरह यूरोपियन पावर्स है इनको भी टक्कर देना स्टार्ट कर दिया। और खास करके इन्होंने 2 आइलैंड्स जो है पोर्तुगीज के वो अपने कंट्रोल में ले लिए। एक था सैलसेट आइलैंड और एक था बसीन, जिसको हम लोग आज वसई के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आपने वो बाजीराव मस्तानी मूवी में देखा होगा कि बाजीराव के जो छोटे भाई है वो दिखाए गए हैं चिमाजी अप्पा, जिन्होंने वसई का एक फेमस फोर्ट है वो पोर्तुगीज से ले लिया था। तो पोर्तुगीज के जो इंपॉर्टेंट टेरिटरीज है उनके ऊपर मराठास जो है वो भी अपना कंट्रोल ले रहे थे। इसके वजह से पोर्तुगीज का जो रेवेन्यू है वो अफेक्ट कर रहा था। तो पहला रीजन तो ये था कि मराठास का राइज होने की वजह से पोर्तुगीज को एक और स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिशन जो है वो फेस करना पड़ा। दूसरा रीजन था उनकी रिलीजियस एक्टिविटीज। जो पोर्तुगीज लोग थे वो खास करके क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते थे इंडिया में जो भी अलग अलग रिलीजन्स के लोग थे उनको, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या बाकी के रिलीजन्स के लोग हो, उनको ये अलग अलग अट्रैक्शंस देके क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना चाहते थे। और हम लोगों को तो पता है कि उस वक्त की जो इंडिया की पॉपुलेशन थी वो बहुत ज्यादा परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन गरीब हुआ करते थे, पुअर हुआ करते थे। तो पोर्तुगीज लोगों ने क्या किया, इनकी मजबूरियों का फायदा उठाना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने एक फैमिली को लेट से टारगेट किया, वो पुअर है ना, तो उनको बोला कि भाई आपके फैमिली में जो भी यंग लोग हैं उनको डेफिनेटली हमारे जो पोर्तुगीज के जो भी फीमेल्स है उनके साथ शादी कर लो, है ना, हम लोग आपको फ्री का घर देंगे, हम लोग आपको पैसा देंगे, जो भी आपको जीने के लिए अच्छी लाइफ कंडीशन जो है होती है जीने के लिए वो सब हम लोग आपको देंगे। बस आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको सिर्फ क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट होना है ना। अब जाहिर सी बात है जो एकदम नीचे तबके का आदमी, जो कॉमन लोग हैं, ओके, उनको तो सर्वाइवल के लिए बस यही चाहिए कि भाई 2 वक्त की रोटी हो, है ना, पहनने के लिए कपड़े हो, यही उनकी बेसिक जरूरतें हैं। और ये बेसिक जरूरतें वो पोर्तुगीज लोग तो इनकी कंप्लीट कर रहे थे, राइट। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी मात्रा में पोर्तुगीज लोगों ने क्या किया, अलग अलग हिंदू मुस्लिम रिलीजन्स को क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, और उस वक्त आपको तो पता ही है कि इंडिया में मुगलों का राज हुआ करता था, है ना। तो इवन उन्होंने मुगल एम्परर जो थे अकबर, उनको भी कन्वर्ट करने की कोशिश की और उनका कन्विंसिंग पावर इतना अच्छा था कि उन्होंने अकबर को कन्विंस भी कर लिया था कि भाई आप क्रिश्चियन रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ। और बाद में फिर अकबर के जो मिनिस्टर्स है उन्होंने अकबर को समझाया था कि भाई देखो ऐसा मत करो, बाद में हमारे एम्पायर को खतरा हो सकता है। फिर अकबर जो है वो अपने डिसीजन से वापस मुड़े थे। ठीक है, तो ये जो पोर्तुगीज लोग थे वो इस तरीके से अलग अलग रिलीजियस एक्टिविटीज करते थे, जिसकी वजह से बहुत सारे जो मुगल लोग थे या जो भी हिंदू लोग थे, जो भी बाकी के लोग थे, वो डेफिनेटली नाखुश थे उनके रिलीजियस एक्टिविटीज के, क्योंकि ये फोर्सफुल कन्वर्जन पे बिलीव करते थे, मजबूरियों का फायदा उठाते थे। ये दूसरा रीजन था कि रिलीजियस एक्टिविटीज पे उन्होंने ज्यादा कंसंट्रेट करना स्टार्ट कर दिया और उनके जो ट्रेड इंटरेस्ट थे वो थोड़े से साइडलाइन होने लगे, क्योंकि मेन रेवेन्यू तो उनका ट्रेड से आ रहा था, रिलीजियस एक्टिविटीज से तो नहीं आ रहा था। बट इन्होंने फिर भी ये रिलीजियस मिशन अपने सर पे ले लिया, जिसकी वजह से उनका थोड़ा सा डिक्लाइन हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तीसरा रीजन ये था कि उनका जो ट्रेड रूट था, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो ट्रेड रूट अभी ज्यादा सीक्रेट नहीं रहा, है ना। पहले तो सिर्फ पोर्तुगीज लोगों को ही वो ट्रेड रूट पता था, लेकिन बाद में सभी को पता चल गया। ठीक है, तो अगर सभी को ट्रेड रूट पता चल गया तो सभी लोग आने लगे इंडिया में, तो कंपटीशन बढ़ गया, जिसकी वजह से पोर्तुगीज का होल्ड जो है वो और भी ज्यादा कम हो गया। ठीक है, और लास्ट मेन रीजन था कि भाई जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो भी पोर्तुगीज लोग थे उनके साथ बड़े बड़े नेगोशिएशंस करना स्टार्ट कर दिए। और अगर हम लोग कंपेयर करेंगे ब्रिटिश के ईस्ट इंडिया कंपनी को पोर्तुगीज के साथ, तो ब्रिटिश की ईस्ट इंडिया कंपनी ज्यादा अमीर थी पोर्तुगीज के अलग अलग ट्रेडर्स से, और इसीलिए पैसों से ये डेफिनेटली नेगोशिएशंस कर लेते थे। ठीक है, अब ये सारे रीजंस की वजह से क्या हुआ, 1750 के बाद हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि पोर्तुगीज का जो होल्ड है इंडिया के ऊपर वो धीरे धीरे कम होने लगा। जबकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आखिर में जाने वाले जो यूरोपियन पावर थी वो पोर्तुगीज ही थे। बट 1961 में जब वो इंडिया से चले गए तब उन्होंने कुछ ज्यादा इंडिया पे हुकूमत की नहीं, क्योंकि हम लोगों को तो पता है ज्यादातर हुकूमत ब्रिटिशर्स ने की, है ना। तो 1750 के बाद ये पोर्तुगीज लोग क्या किया, इन्होंने फिर गोवा में या जो भी उनके थोड़े थोड़े टेरिटरीज थे, जो भी उनके पास थोड़ी बहुत जमीन थी, वहां पे उन्होंने अपना घर बसा लिया, अपने जो भी फैमिलीज है वो इस्टेब्लिश कर लिए और थोड़ा सा छोटा मोटा बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन एक बड़े पैमाने पर बिजनेस वो स्टार्ट नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। ठीक है, तो आई होप कि इस वीडियो को डेफिनेटली आपने एंजॉय किया होगा
तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये जो पोर्तुगीज लोग हैं ये किस तरीके से इंडिया में आए और इनके फेजेस क्या थे। तो अगर हम लोग मोटे मोटे तौर पर अगर थोड़ा सा रिवाइज करें तो इनका पहला फेज था एकदम पीक वाला फेज, जब वे पहली बार आए 1500 से 1600, तब इन्होंने बहुत अच्छे से ट्रेड किया क्योंकि उनके पास कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, है ना, ये अकेले थे, राइट। ज्यादा इनको चैलेंजेस नहीं फेस करने पड़े, सिर्फ अरब मर्चेंट से थोड़े बहुत उनको चैलेंजेस फेस करने पड़े, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज था 1600 के 1700, वो उनका स्ट्रगल का फेज था, चैलेंजेस का फेज था, क्योंकि वहां पे फिर ब्रिटिशर्स भी आने लगे, फ्रेंच भी आने लगे, तो इनको बहुत ज्यादा मुसीबतें झेलनी पड़ी। और लास्ट था पूरा डिक्लाइन, मतलब 1750 आते आते जो पोर्तुगीज है उनका इंडिया के ऊपर से होल्ड जो है वो कंप्लीटली चला गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये जो पूरा वीडियो है वो बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा। अब आखिर में मैं आपको एक सवाल पूछने जा रहा हूं, ठीक है, एकदम सिंपल सवाल है, जो इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा उसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के बेस पे एक मैं सवाल पूछूंगा। इस सवाल का आंसर आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो मेरा सवाल ये है कि आपको ये बताना है कि पोर्तुगीज ने इंडिया में अपनी जो पहली फैक्ट्री है वो कहां पे लगाई थी, ठीक है। तो एक बार फिर से मैं सवाल को बोलता हूं, जो पोर्तुगीज लोग हैं इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई वो कहां पे लगाई थी, उस जगह का नाम क्या था, ठीक है। तो उस जगह का नाम जरूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता देना, तो डेफिनेटली मुझे समझ में आएगा कि आपको वीडियो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को तो यहाँ पे खत्म करते हैं। अगले वीडियो में जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्रिटिशर्स की, ठीक है। तो अगले वीडियो को जरूर वेट करना अगले वीडियो के लिए, ठीक है। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स जो है वो इंडिया में आए और ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से अपने जो ट्रेड रिलेशंस है वो स्ट्रॉन्ग किए, कौन सी उन्होंने टेक्निक यूज की, क्योंकि वो नए थे इंडिया में, है ना, फिर भी उन्होंने बहुत कम टाइम में अपना जो ट्रेड है वो बहुत अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश कर लिया था, ठीक है। तो ये सारी बातें हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।